अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम पाकिस्तान का जो जियो इकोनॉमिक एजेंडा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और हमने दो वीडियोस ऑलरेडी उसके ऊपर बनाई हैं। जिसमें जो पहली थी उसके अंदर तो हमने जस्ट थोड़ा सा जियो इकोनॉमिक एजेंडा, उसकी डेफिनेशंस वगैरह, हिस्ट्रिकल एनालिसिस और किस तरह जो मेजर पावर्स हैं वो उसको किस तरह यूज़ कर रही हैं वो देखा था। फिर जो दूसरी वीडियो थी वो थोड़ी सी लेंथी हो गई थी बिकॉज मैं टाइम को उस टाइम नहीं देख रहा था। तो उसमें हम ज़्यादातर हमने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा था कि पाकिस्तान के जो जियो इकोनॉमिक एजेंडा है उसके कोर जो पिलर्स हैं वो कौन से हैं और किस तरह पाकिस्तान उन कोर पिलर्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है। और इसी तरह हमने जो आज की वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो जियो इकोनॉमिक एजेंडा है उसके चैलेंजेस कौन से हैं। और उसके बाद फिर हम रिकमेंडेशंस देखेंगे और क्रिटिकल एनालाइज करके ये जो टॉपिक है इसको आज हम ख़त्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम चैलेंजेस देखेंगे। पाकिस्तान के जो जियो इकोनॉमिक एजेंडा है उसके चैलेंजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको याद होगा जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो सॉरी जो प्री रिक्विजिट है ना, जो प्री रिक्विजिट है जो कि होना चाहिए हमारे पास जियो इकोनॉमिक एजेंडा के लिए, वो क्या है? एक वाइब्रेंट एंड वाइब्रेंट एंड रोबस्ट इकोनॉमी। मतलब कि आपकी जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उसको एक एज ए टूल प्ले कर सकें। मतलब कि आपकी जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उसको एज ए टूल प्ले कर सकें, आप उसके ज़रिए अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको परसू कर सकें। ठीक है। उस लेकिन जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का ये जो जियो इकोनॉमिक एजेंडा है उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है पाकिस्तान की वीक इकोनॉमी। अब किस तरह है ये भी हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर प्रॉपर देखा था। पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस का इशू है। पाकिस्तान का 3D डायलमा जिसके अंदर बजट डेफिसिट, डेट और इसके अलावा हमारा जो तीसरा था वो था डिफेंस। ठीक है, ये 3D डायलमा है। पाकिस्तान का IMF के ऊपर रिलायंस, पाकिस्तान का चाइना, KSA, UAE, इनके ऊपर रिलायंस हो गया, US के ऊपर रिलायंस हो गया। ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये हमारी बेसिकली इकोनॉमी से हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान का जो जियो इकोनॉमिक एजेंडा है उसके लिए काफ़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो सबसे मेजर जो एक इशू है पाकिस्तान के जियो इकोनॉमिक एजेंडा के लिए वो इसके एग्रेसिव नेबर्स हैं। आप अफगानिस्तान देख लें और आप इंडिया देख लें। आप इन दोनों को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान के जियो इकोनॉमिक एजेंडा के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। अगर आप टापी वाली साइड पे आ जाएं, टापी पाइपलाइन, तो इंडिया। अगर आप फॉर एग्जांपल इधर देखें तो कासा थाउजेंड, पाकिस्तान का जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का कार्स के साथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशन है वो अफगानिस्तान से ही होके जाता है। अगर पाकिस्तान रशिया के साथ, रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसके ऊपर बात करेगा तब भी अफगानिस्तान दरमियान में आएगा। तो पाकिस्तान की ये जो पाकिस्तान पिछले 40 साल से अफगानिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है उसकी मेजर रीज़न यही है कि पाकिस्तान चाहता है कि ये स्टेबल हो जाए। अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो पाकिस्तान का ये जो जियो इकोनॉमिक एजेंडा है ना ये इसको हम उसको फुलफिल करने में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इंडिया, वो आपको पहले ही पता है कि वो पाकिस्तान को किस तरह ओवरऑल दुनिया के अंदर डिफेम और आइसोलेट करने में वो लगा हुआ है। इवन के FATF के अंदर पाकिस्तान का डालना, पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन वारफेयर, डिसइंफो लैब और पता नहीं क्या क्या जो है वो इंडिया इस टाइम पाकिस्तान के साथ कर रहा है। प्रॉक्सी वॉर्स, आप देख लें कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रॉ की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं? अब हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए? ये पहला था, ये दूसरा था, पाकिस्तान की वीक इकोनॉमी एक और पाकिस्तान के एग्रेसिव नेबर्स दो। अब जो तीसरा पॉइंट है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आप ये देख लें, इमरान खान साहब आए थे 2018 के अंदर। ठीक है। उससे ऑनवर्ड आप देख लें जिस भी न्यूज़पेपर में देखेंगे ना आपने सुना होगा सिलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है।
और 2022 से, अप्रैल से ऑनवर्ड आप देख लें, कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं होगा जिसने एक बार इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ना लिखा हो। ठीक है, आप मुल्क की जो सिचुएशन है आपके पंजाब के अंदर, जो कि सबसे बड़ा सूबा है आपका मुल्क का, और जो एक बैकबोन कंसीडर किया जाता है ऑफ योर इकॉनमी, आप उसके अंदर इंस्टेबिलिटी देख लें। उसके अंदर तकरीबन 2 माह या 1 डेढ़ माह तो आपका जो चीफ सेक्रेटरी था वो था ही नहीं। ठीक है, वो एक लीव पे रहा है। ठीक है, उसके अंदर हर दूसरे तीसरे दिन आईजी चेंज हो रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन, अब तो यही कहूंगा मैं सिंपल, जिस रफ्तार से हमारे सीएम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर दूसरा आ जाता है। ये जो सारी चीजें ये क्या कर रही हैं, बेसिकली इससे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो किसी ऐसी जगह पे जाके इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो हमारा ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये भी हमारे इस एजेंडे को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। उसके बाद होते हैं प्रेशर ग्रुप्स। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, मीडिया, उसके अंदर एनजीओज आ जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल देखें पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया को एमएफएन का स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस नहीं दे रहा, तो उसके बैकएंड पे पाकिस्तान के अंदर जो फार्मर्स इंडस्ट्री है वो है, ये जो फार्मर यूनियंस हैं वो हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सी एनजीओज इस तरह की है जो पाकिस्तान को कोल के प्लांट्स नहीं लगाने दे रही। ठीक है, तो पब्लिक की ओपिनियन भी कुछ काफ़ी डिफरेंट होती है। लाइक अगर आप अफगानिस्तान को ले लें, वो ब्रदर कंट्री कंसीडर किया जाता है, तो पब्लिक ओपिनियन कुछ और होती है, और हमारे जो लीडर्स होते हैं उनका माइंड कुछ और होता है। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ये चौथा पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, और जो पांचवा है हमारा पास, वो है राइजिंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, एक सेकेंड, राइजिंग एक्सट्रीमिज्म। अब ये क्या है, इसको मैं सिर्फ आपको ना दो इसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो दे दूंगा। पहला, ओके, राइजिंग एक्सट्रीमिज्म की मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। पहली, पाकिस्तान के अंदर जो सियालकोट के अंदर श्रीलंकन के साथ हुआ। ठीक है, और दूसरी मियां चन्नू के अंदर मुश्ताक के साथ हुआ। श्रीलंका के अंदर, सॉरी, जो श्रीलंकन के साथ ये हुआ कि सियालकोट के अंदर कुछ लोगों ने जो वो प्रियांथा था शायद, जो भी था वो जीएम था, उसको उन्होंने मारा इतना कि उसको जला दिया। ठीक है, और सिमिलरली जो इधर हुआ मियां चन्नू के अंदर, वहां पर भी एक मुश्ताक नामी शख्स था, वो मेंटली तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब था। ठीक है, तो उसने, वो मेंटर था एक किस्म का, तो वहां पर जो वो मस्जिद में गया, वहां पर सर्दी थी, उसने वहां पर कुरान पाक को नौजुबिल्ला उसने जला दिया। वो अपनी तरफ से वो कर रहा था कि तपश लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर इकट्ठा किया, और उन लोगों ने ना उसको भी स्टोनिंग टू डेथ, मतलब कि उसको पत्थर मार मार के उन्होंने ना उसको मार दिया था। तो ये जो चीजें हैं ये आपको, अब आप खुद देख लें, उस टाइम में तारिक जमील साहब का बयान आया था कि हम कैसे मुसलमान हैं कि जो कत्ल करने के लिए तो हम मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह बुलाता है नमाज के लिए तो हम उस टाइम नहीं जाते। तो हमारा ये हाल हो चुका है कि हम इस लिहाज से हम काफ़ी हैं, हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उसके मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी पाकिस्तान को ये हिंडर कर रही हैं, मतलब कि हमारा ये जो एक जियो इकोनॉमिक एजेंडा है इसके लिए ये भी काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रही हैं, बिकॉज पाकिस्तान का वो जो एक मॉडरेट वाला इमेज है वो नहीं बन रहा, वो नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है जी, रिकमेंडेशंस। अब पाकिस्तान को क्या करनी चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले सेट यूर ओन हाउस इन ऑर्डर। किस तरह जी आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, वो जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। ठीक है, टैक्सेशन के ऊपर काम करें, आप अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम करें, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आईटी वाली साइड पे आएँ। ठीक है, करप्शन को कम से कम करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और अगर इसके ऊपर आपने कुछ और ज़्यादा देखना है तो मेरे इकोनॉमी के लेक्चर्स हैं, उनके ऊपर मैंने तकरीबन 10 के करीब लेक्चर्स बना चुका हूँ। ठीक है, आप इसको देख लें। इन्फ्लेशन के ऊपर भी मैं बता चुका हूँ, आईएमएफ के रिलेटेड भी मैं बना चुका हूँ, इनको आप देख सकते हैं। इकोनॉमी के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाता। सिमिलरली ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मतलब कि आप रेड टेपिज्म को ख़त्म करें, आप मेरिटोक्रेसी को लाएं। ठीक है, आप पॉलिटिकल प्रेशर को ख़त्म करें, आप जो बनाएं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बार न्यूज़ में पढ़ रहा था कि एक आईजी साहब थे, उनके जो जूनियर्स थे वो उनसे ऑर्डर ही नहीं लेते थे, वो डायरेक्ट सीएम से लेते थे। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तो इनका क्या फ़ायदा फिर।
ठीक है, आप ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स करें, पॉलिटिकल प्रेशर को, जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है उसको कम से कम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कि आप जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स दें। जब आप इंसेंटिव्स देंगे तो वो आएंगे, वो आके आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके अलावा आप कंसिस्टेंट पॉलिसीज होनी चाहिए। ये नहीं है कि पीपीआई है तो कोई एक एक प्लान है, जब पीटीआई आई है तो दूसरा हो गया, जब पीएमएल एन आएगी तो वो उस सारे को स्क्रैप में डाल देगी और एक नया प्लान लेके आएगी। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपकी जो पॉलिसी जो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। फॉलो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब कि आपने जो कहा था कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी को आपने उसके अंदर रखना है, कोर के अंदर, और फिर आपने ह्यूमन और उसके बाद जो दूसरी थी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, उसके ऊपर जाना है। तो इसको आप फॉलो करें। आप पहले अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बेहतर बनाएं, क्योंकि जब आपके पास इकोनॉमी आ जाएगी तो फिर आपका ये भी काम हो जाएगा और आपका ये भी काम हो जाएगा। उसके बाद आप एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अभी भी आज मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था कि दुनिया जो इस टाइम एडवांस हो रही है, वो डेवलप हो रही है ना, वो एजुकेशन की बेस पे है। अगर फॉर एग्जांपल यूएस इस टाइम वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी है ना, तो यूएस के अंदर सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी है। ठीक है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है वो यहीं पर है। दुनिया के अंदर जो सबसे अच्छा और इंटेलेक्चुअल माइंड है ना, वो भी यहीं पर है। दुनिया की सबसे ज़्यादा जो इनोवेशंस हो रही हैं वो भी वहीं पर हो रही हैं। और वो कैसे हो रही है? दुनिया की सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हो रही है वो भी वहीं पर हो रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो एजुकेशन है यही रोल प्ले कर रही है, अगर आप देखें तो। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एंड इनोवेशन लेड स्किल्ड लेबर, आप जितनी ज़्यादा अपनी लेबर को स्किल करेंगे, उससे क्या होगा? आपके रेमिटेंसेस बढ़ेंगे। ठीक है, आपके मुल्क के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो कम होगी। आपको लोगों को जो हैंडल करने का ये एक जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सप्लोरेशन, आप इसके ऊपर काम करें। आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बहुत पोटेंशियल है। इवन के जो मेजर टूरिज्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी ये रिकमेंड किया है कि पाकिस्तान का जो टूरिज्म का पोटेंशियल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, इसके ऊपर आप काम करें। उसके अलावा कोस्टल लाइन एंड मैरीटाइम जो एंड ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं ऑयल के, गैस के, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम उनको एक्सप्लोर कर सकें। इसके ऊपर भी पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अगर क्रिटिकल एनालिसिस करें तो ये कुछ लाइंस थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये डॉक्टर मलिहा लोधी ने लिखी थी, जो कि पाकिस्तान की एम्बेसडर रही हैं इन यूएन। उनकी ये स्टेटमेंट है, इफ द जियो इकोनॉमिक economics of the government means leveraging the country location to become a regional hub, that VN has been projected by every government in the past. ठीक है, since 1990s it was never materialized because of the weak economic fundamentals. That too requires strong foundation of efficient and attractive markets. उनके मुताबिक कि अगर फॉर एग्जांपल आप सिर्फ अपनी जो जियोग्राफी है उसको ही कंसीडर करके आप ये कह रहे हैं कि आप जो अपना जियो इकोनॉमी का एजेंडा है उसको आप परसू करेंगे, तो ये 1990 से ऑनवर्ड आपकी जो हर गवर्नमेंट है उसने ये अपना एजेंडा रखा था, इलेक्शन मैनिफेस्टो था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को बुनियाद बनाएं और फिर उसके ऊपर अपनी एम्पायर को जो है वो क्रिएट करें और वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर काम करें। अदरवाइज आप जो है ये जो आपका एजेंडा है इसको आप कभी भी पुरसू नहीं कर सकेंगे। और इन्होंने तो 1990 से बात की है ना। मैं एक बुक पढ़ रहा था, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स। उसके अंदर वो जो राइटर है वो ये कह रहा है कि सिंस इंडिपेंडेंस, जो कायद आजम साहब थे उन्होंने भी कायद आजम साहब ने भी जो पाकिस्तान की जियोग्राफी थी ना उसको सेल करने की कोशिश की थी। ये उनकी बुक के अंदर एक स्टेटमेंट है कि कायद आजम स्टेटेड दैट कि दुनिया को पाकिस्तान को सरवाइव करने के लिए ना हेल्प करनी होगी पाकिस्तान की, इकोनॉमिकली या किसी भी लिहाज से। क्योंकि पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है ना, ये जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर इसके इर्द गिर्द अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर फोकस ना किया गया और इसकी हेल्प ना की गई, तो ये ऐसी जगह पे मौजूद है कि जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। ठीक है, ये अब उन्होंने उस टाइम कहा था, अब उसने फर्दर डिटेल नहीं बताई थी कि उस टाइम पाकिस्तान की वजह से ऐसा क्या खतरा था। लेकिन आज अगर पाकिस्तान के ऊपर फोकस नहीं किया जाता तो उनकी ये जो बात है वो ठीक हो सकती है। कैसे? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल इसको कुछ भी होता है
किसी भी लिहाज से। तो जब ये एक्सप्लोर होगा तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया खतरे में है। ठीक है, इसी वजह से पाकिस्तान कभी भी, इन माय ओपिनियन, ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। इसको कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से सेव करने आ जाएगा। ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि पाकिस्तान का अगर ये 2012 या 14 की बात है, ये भी मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि अशरफ गनी थे, नहीं अशरफ गनी नहीं, हामिद करजई ने ना एक बार बाइडन को कहा था। बाइडन उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे, और वो गए हुए थे कि अफगानिस्तान में एक उनका कोई ट्रिप था जिस पे वो गए हुए थे। तो उस टाइम ना जो हामिद करजई था उसने बाइडन को कहा था कि आप पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें। तो बाइडन ने उन्हें शटअप कॉल दे दी थी, और उन्होंने कहा था कि नहीं, पाकिस्तान इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस देन अफगानिस्तान। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अगर इन सब को इकट्ठा किया जाए तो पाकिस्तान की जो इस टाइम जियोग्राफी है वो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पे है। मतलब कि हम अपनी जियोग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं अगर हमारे जो लीडर्स हैं वो कोई थोड़े से नेशनलिस्ट बन जाएं तो। विद दिस वर्ड जी, आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट। हमने जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक एजेंडा था उसके अंदर हमने सबसे पहले डेफिनेशन की थी, उसके बाद हमने हिस्ट्रिकल एनालिसिस देखा। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह जो मेजर पावर्स हैं या बिग पावर्स हैं वो किस तरह इकोनॉमी को एज ए टूल यूज करती हैं फॉर देयर जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के ऊपर आए। हमने पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक एजेंडा देखा, हमने उसके कोर पिलर्स देखे। हमने ये देखा कि पाकिस्तान किस तरह कोर पिलर्स को फॉलो कर रहा है, किस तरह मतलब कि वो पुरसू कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान के जो चैलेंजेस देखे। उसके बाद फिर हमने इसकी रिकमेंडेशंस देखी कि क्या हो सकती हैं, और एट द एंड हम इस टाइम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये आपका जो एक पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक एजेंडा था। होपफुली, मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर आप इस सारे टॉपिक्स को, ये जो 3 वीडियोस के अंदर मटेरियल मौजूद है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपने मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं बस थोड़ी सी एडिशन करूंगा, वो ये है कि आपने इसके अंदर मैप्स लाजमी बनाने हैं। आप इसी तरह बना दिया करें कि मतलब कि आपने पाकिस्तान बना लिया। ठीक है, और अब मेरा इतनी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है तो इस पे नहीं जाना। आप यहाँ पर चाइना लिख लें। ठीक है, आप यहाँ पर इंडिया लिख दें। आप यहाँ पर अफ़गानिस्तान हाँ सॉरी, यहाँ पर अफ़गानिस्तान लिख दें। यहाँ पर आप ईरान लिख दें। ठीक है, नीचे आप इंडो पैसिफिक लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स लिख सकते हैं। अब आप जिस साइड पे घुमाना चाहते हैं आप इसे घुमाते जाएं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। जब आप ये इस तरह का मैप बनाएंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसको जियोग्राफी के बारे में भी पता है, तो आपको इससे मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। मार्क मिल नहीं सकते, एग्जैक्टली 100% कह रहा हूँ कि मार्क्स मिलेंगे। तो विद दिस वर्ड जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें विद योर फ्रेंड्स, और हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो अ, राय है इस वीडियो के बारे में, इस लेक्चर के बारे में, वो भी लाजमी दिया करें। अगर आप हमें कुछ सजेस्ट भी किया करें कि हम कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो बनाएं। ठीक है, तो विद दिस वर्ड जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।